हे एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट प्रियंका एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट दैट इज़ नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ। हमारे जुरिस्प्रूडेंस में स्कूल ऑफ लॉज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसमें 5 स्कूल हैं जिसके बारे में पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, जिन्हीं में से एक है नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ। बाकी हिस्टोरिकल, एनालिटिकल, रियलिस्टिक, सोशियोलॉजिकल सबकी वीडियोज़ आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ। नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ को हम लोग डिवाइन स्कूल ऑफ लॉ भी बोलते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कि एनालिटिकल स्कूल को हम लोग ये कहते हैं जिसमें एनालिसिस बहुत ज़्यादा होता है। हिस्टोरिकल में हम कस्टम्स ट्रेडिशंस को इंपॉर्टेंस देते हैं। सोशियोलॉजिकल स्कूल में हम सोसाइटी और लॉ के बीच में एक रिलेशनशिप बनाकर बैलेंस करना बताते हैं। रियलिस्टिक स्कूल में हम बताते हैं व्हाट इज़ रियलिटी, व्हाट इज़ लॉ एक्चुअली इट इज़। एंड इन नेचुरल स्कूल वी गिव इम्पोर्टेंस टू द डिविनिटी। हम ये बोलते हैं कि लॉ जो है वो सारा का सारा नेचुरली गिवन है, ये सारा का सारा भगवान की तरफ से ही दिया हुआ है। तो नेचुरल लॉ स्कूल हमें बताता है व्हाट ऑट टू बी, कैसा होना चाहिए लॉ, नीति कैसी होनी चाहिए। ये सबसे पुराना स्कूल है, इट इज़ द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ लॉ। ये फेवर करता है उन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को जो कि सुप्रीम सोर्स नहीं है, मतलब विच आर अप्लाइड बाय द सुप्रीम सोर्स, नॉट पॉलिटिकल, सॉरी पॉलिटिकल नहीं है, सुप्रीम सोर्स है। लॉ यहाँ पर मोरालिटी से रिलेटेड है। बाकी के स्कूल्स में मोरालिटी को थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस मिलती है और ऑस्टिन के स्कूल में तो बिल्कुल नहीं मिलती, बट नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ आपका मोरालिटी से रिलेटेड है। ये कहता है लॉ ऑफ रीजन, हर चीज़ के पीछे रीज़न है, मॉरल थ्योरी है, मॉरल रीजनिंग है। इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस तो हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको डिफ़ाइन किया नेचुरल स्कूल को अपने अपने वे में, बट स्टिल कॉन्ट्रडिक्शन इज़ देयर। ये रिटन नहीं है कहीं पर भी, ना ही इनेक्टेड है, ना ही इंटरप्रिटेटेड है, इसीलिए इसको देखने का ज़रिया सब लोगों का अलग अलग है। आप पढ़ेंगे आपके लिए अलग निकलेगा, मैं पढ़ूंगी मेरे लिए अलग निकलेगा, बट सबका एक ही जिस्ट है कि भगवान के बनाए कानून है। अगर वो कहते हैं जान लेना गलत है तो ये लॉ है। देयर इज सुप्रीम गॉड पावर, दैट इज गॉड, एंड वी नीड टू फॉलो हिज फॉलोइंग। तो इन्हीं की फॉलोइंग्स को हमें मान के चलना होता है। यहाँ पर इसके जो कंपोनेंट्स हैं नेचुरल स्कूल के, वो हैं यूनिवर्सल एंड इम्यूटेबल। सबसे पहला इसका जो कंपोनेंट है वो ये है, या आप इसको एसेंशियल्स कह सकते हैं, कि ये यूनिवर्सल है, हर जगह एप्लीकेबल है, और इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि जिसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। साथ ही साथ इस ये सारे लॉ में से सबसे हायर स्टैंडिंग लेके चलता है और रीजनिंग पे बेस्ड है। अब इसमें अगर आप बात करें कि इसमें कॉन्ट्रडिक्टरी एक्सप्लेनेशंस क्यों हैं, क्योंकि देखने के नज़रिए अलग अलग हैं। ये फंडामेंटल राइट्स, नेचुरल राइट, ह्यूमन राइट्स सब कुछ देता है, बट ये साथ में ये कहता है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट भी करना है हमें। इसका जो थ्योरी है वो रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ इज सुप्रीम, बट लॉ इज गिवन बाय गॉड। ये जो है नेचुरल स्कूल, ये दूसरे स्कूल से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि नेचुरल स्कूल एक तो रिटन नहीं है, बाकी के स्कूल्स रिटन है। नेचुरल स्कूल जो है वो भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, बाकी के जो हैं वो मैन मेड हैं और मॉडिफाइड हैं। इनको अल्टर नहीं किया जा सकता, बट बाकी के स्कूल्स को अल्टर किया जा सकता है। इसमें हम कहते हैं ये लेक्स नेचुरलिस्ट की थ्योरी पे बेस्ड है। नाउ व्हाट इज लेक्स नेचुरलिस्ट? लेक्स नेचुरलिस्ट जो होता है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है नेचुरल लॉ। दिस इज बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फिलोसफीज। इसमें 4 तरीके की क्लास हैं, थ्योरीज हैं 4 क्लासेस की। दैट 4 क्लासेस आर एंशिएंट क्लास, मेडिवल क्लास, रेनेसेंस एंड मॉडर्न थ्योरीज। 4 कैटेगरीज हैं, एंशिएंट, मिडाइवल, रेनेसेंस जिसको हम रीबर्थ बोलते हैं, एंड मॉडर्न थ्योरीज। ये 4 तरीके की इसमें थ्योरीज हैं। अब इन चारों थ्योरीज में अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बोली हैं। थोड़ा सा लेंदी है और बट इसको बहुत शॉर्ट में आपको लिखना है, बट लिखना ज़रूर है क्योंकि नेचुरल लॉ स्कूल इन्हीं 4 थ्योरीज पे बेस्ड है। तो एक पेपर पेन लेके बैठिए, उस पर आराम से इसको बैठ के नोट कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एंशिएंट थ्योरीज की। अगर हम एंशिएंट थ्योरीज की बात करें तो एंशिएंट थ्योरी के हिसाब से ये एक डिवाइन विल है। लॉ इज अ डिवाइन विल। कहने का मतलब भगवान ने बनाया है, हमें उसको फॉलो करना है। ग्रीक फिलोसोफर्स कहते हैं पीपल हु स्पीक ट्रूथ इज ऑलवेज इंटेलिजेंट। जो लोग सच बोलते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। इसी में प्लेटो ने अपनी बात को कंट्रीब्यूट करते हुए कहा लॉ इज सिविलाइजेशन। लॉ एक सिविलाइजेशन है। एनिमलिज्म टू ह्यूमनिज्म, पहले हम लोग जानवर थे, अब हम इंसान बन गए हैं। वो रास्ता जो है, पूरी एक जो जर्नी है, दैट इज लॉ। हर इंसान में समझ होती है, ठीक है, और वो टाइम के साथ इम्प्रूव होती है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। उसके बाद बात करते हैं एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल क्या कहते हैं? प्लेटो के स्टूडेंट है एरिस्टोटल, और वो कहते हैं हम एक दूसरे से ही चीज़ों को डिराइव करते हैं
आपसे मुझे चीज़ें मिलती हैं, मुझसे आपको चीज़ें मिलती हैं। सोक्रेट्स क्या बोलते हैं, उनकी जो है थिंकिंग क्रिटिकल थी, वो क्रिटिकल थिंकिंग के महाराज थे, और उनके हिसाब से एक इंसान को अपनी बनाई चीज़ों को, अपनी बनाई थ्योरीज को सेल्फ क्रिटिसाइज करना चाहिए, और क्रिटिसाइज करने के बाद उसको खुद ही इम्प्रूव करना चाहिए ताकि वो साइंटिफिकली प्रूवन हो सके और बेस्ट हो सके। हम अपनी ही चीज़ों को अगर बार बार क्रिटिसाइज करके उसको ठीक करेंगे तो डेफिनेटली एक इम्प्रूव्ड वर्जन आएगा। दैट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉक्रेट्स। देन लास्ट इज सिसेरो, CICERO, सिसेरो। उनके हिसाब से लॉ इज इम्प्लांटेड इन नेचर, हमारे नेचर में ही लॉ है, एंड टेल्स व्हाट ऑट टू बी डन, और ये बताता है हमें क्या करना चाहिए। तो ये हमारी एंशियंट थ्योरीज है। तो एंशियंट थ्योरी में आप ग्रीक, प्लेटो और एरिस्टोटल एंड सॉक्रेट्स एंड सिसेरो के बारे में बताएंगे। एक आध छूट जाए कोई बात नहीं, बट कोशिश कीजिए इन सब के बारे में एक एक दो दो लाइन याद करने की। तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। अगली जो हमारी क्लास है वो है मिडाइवल थ्योरीज, जो है 10 से 12वीं सेंचुरी की जो है कहानी है। मिडाइवल थ्योरीज में जितनी भी थ्योरीज हैं लॉ की, वो चर्च ने दी हैं, क्योंकि इस पीरियड में चर्च की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। अकॉर्डिंग टू मिडाइवल थ्योरीज, लॉ इज गिवन बाय चर्च। लॉजिकल है, थोड़ी सिस्टमैटिक है, डिवाइन लॉ का पार्ट है। इसमें दो लोगों की फिलॉसफी बहुत ज़्यादा फेमस हुई, पहले सेंट ऑगस्टीन और दूसरे सेंट थॉमस एक्विनस। तो सेंट ऑगस्टीन क्या बोलते हैं, नो डाउट सैंक्शंस आर इंपॉर्टेंट बट मॉरलिटी मैटर्स। सैंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, पनिशमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, बट मॉरलिटी स्टिल मैटर्स। नंबर 2, मैन मेड लॉ आर सबॉर्डिनेट टू एटर्नल या डिवाइन लॉ। मैन मेड लॉ सबॉर्डिनेट होते हैं डिवाइन लॉ के, और लॉजिकल बनाया है इसने सिस्टम को। दूसरे सेंट थॉमस एक्विनिस क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें विल ऑफ गॉड से हो रही हैं, एंड जो है रीजन, स्क्रिप्चर्स, सारी चीज़ें इसको इन्फ्लुएंस करती हैं। चर्च ही सुप्रीम है, चर्च ही बताता है कि व्हाट इज़ लॉ, एंड हमें चर्च को फॉलो करना है। ये बस दो लोगों की जो अप्रोच है आपको इसके अंदर मिडाइवल थ्योरीज में लिखनी है। थर्ड क्लास जो है हमारी इसकी थ्योरी की, वो है रेनेसेंस, जिसको हम रीबर्थ बोलते हैं, और ये 14th to 17th सेंचुरी के बीच की स्टोरीज है। इसमें इसको कहा गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, मतलब सोसाइटी में कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आई, लोग डरने लगे एक दूसरे से, क्योंकि जब हम समाज में रहते हैं, नया नया समाज बना, तो हमें डर लगने शुरू हुआ, क्योंकि हम एक दूसरे को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम एक दूसरे को तंग कर रहे थे। नेशनलिज्म का जन्म हुआ यहाँ पर, चर्च का डोमिनेंस ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से चर्च की जो ट्रस्ट है हमारा, जो उसके ऊपर से, वो ख़त्म हुआ, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स होने शुरू हुए कि तुम मुझे नहीं मारोगे, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेट्स डू दिस कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस पीरियड। रेनेसेंस में हम ज़्यादातर 3 लोगों की फ़िलॉसफ़ी पढ़ते हैं, हॉब्स की, लॉक की एंड रूसो की। तो आपको दो दो लाइनें इनके बारे में ज़रूर लिखनी है। हॉब्स में हॉब्स के विचार क्या थे कि एवरीवन हैज़ फियर, वर्ल्ड इज़ अ हॉरिबल प्लेस। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, वर्ल्ड इज़ अ हॉरिबल प्लेस, एंड हर कोई डरता है। स्टेट को स्ट्रांग होना ज़रूरी है, और इस वजह से लोगों ने कुछ अपने अधिकारों को स्टेट के हाथ में दिया कि तुम हमारी प्रोटेक्शन करो, हम तुम्हें अपने अधिकार देते हैं। जैसे हम करते हैं, सरकार को अपना अधिकार दे देते हैं, और उनको कहते हैं तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम हमें प्रोटेक्शन दो। लॉक कहते हैं वो इंडिविजुअलिज्म को फेवर करते हैं, लिबर्टी को फेवर करते हैं। वो कहते हैं जंगल राज नहीं देना है मुझे, हमें जंगल राज नहीं चाहिए, हर इंसान को फ्रीडम होनी चाहिए, अपने अपने थोड़े थोड़े राइट स्टेट को दे दो ताकि वो हमें प्रोटेक्ट करे, बट राइट टू प्रॉपर्टी के लिए स्टेट को लिबर्टी देनी ही पड़ेगी। सॉवरन की पावर अनलिमिटेड होती है, इसीलिए गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना है हमारे नेचुरल राइट्स को, और अगर गवर्नमेंट हमारे नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है तो एबॉलिश दैट गवर्नमेंट। तो ये बहुत ही क्लियर थे अपनी पॉइंट्स को लेके। देन टॉकिंग अबाउट रूशो, रूशो क्या कहते हैं, मैन कम इन कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोटेक्ट हिज राइट्स। आदमी जो है अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स करता है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, जनरल विल इज इंपॉर्टेंट, एंड ड्यूटी टू ओबे जनरल विल बाय ओन विल। हम अपनी मर्जी से ही जनरल विल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। स्टेट जो है हमें प्रोटेक्शन देने के लिए है, बस, स्टेट का और कोई रोल नहीं है। This was Renaissance theory. And last one is modern theories. Modern theory 19वीं शताब्दी के बाद से आनी शुरू हुई। According to modern theory, natural law यहाँ पर डिक्लाइन होना शुरू हो गया, क्योंकि ये लोग भी जानते थे नेचुरल लॉ में रहते हुए समाज का सुधार नहीं हो सकता। नई नई डेवलपमेंट्स हुई, प्रैक्टिकल सोल्यूशंस आए, हिस्टोरिकल और एनालिटिकल स्कूल्स को थोड़ा सा फेवर मिला, और नेचुरल स्कूल उनके आगे नहीं टिक पाया। इसमें जो अप्रोचेस पढ़नी है हमें, 3 लोगों की पढ़नी है, कोहलर की, फिनिस की और रुडोल्फ स्टैमलर की। ये तीनों अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोहलर ने एक हाइब्रिड थ्योरी दी नेचुरल एंड एनालिटिकल स्कूल को मिक्स करके।
उन्होंने कहा दो तरीके की साइंस है, एक टेक्निकल और एक लीगल। टेक्निकल कहता है कंटेंट क्या है, लीगल कहता है प्रिंसिपल क्या है, हमें दोनों को मिला के चलना है। कल्चर चेंज होता है तो लॉ चेंज होता है, और ये ग्रेजुअल एंड इवोल्यूशनरी प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू कॉलर। चीज़ें बदलती हैं समाज के बदलने से। दूसरे हैं रुडोल्फ स्टैमलर। वो कहते हैं कोई सिंगल रूल ऑफ लॉ नहीं होता, ठीक है, हार्मनी चाहिए हमें इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बीच में। हम लोग पॉजिटिव लॉ से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है, इसीलिए जो मॉडर्न थ्योरिस्ट थे वो ऑस्टिन से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि ऑस्टिन की थ्योरी का नाम भी पॉजिटिव लॉ था। फिनिस फिनिस कहते हैं प्रैक्टिकल रीजनेबलनेस इन ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइफ इज नेसेसरी। प्रैक्टिकल रीजनेबलनेस इज मस्ट। उनके हिसाब से जो बेसिक गुड्स होते हैं ह्यूमंस के, वो होते हैं लाइफ, नॉलेज, फ्रेंडशिप, रिलीजन, रीजनेबिलिटी एटसेट्रा। ना, ये सारी थ्योरीज पढ़ने के बाद हमने लास्ट में करना है क्रिटिसिज्म। हम लिख के आएंगे हर थ्योरी का क्रिटिसिज्म, चाहे आपसे पूछा हो या ना पूछा हो। पहला क्रिटिसिज्म है ऑट टू बी। ऑट टू बी नॉट ऑलवेज टेल नीड्स ऑफ सोसाइटी। ऑट टू बी के थ्योरी पे हमेशा आपकी सोसाइटी चल नहीं सकती। दूसरा, मोरालिटी को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हाईलाइट किया गया है यहाँ पर, बट ये यूनिवर्सली अप्लाइड नहीं होती। मोरालिटी सोसाइटी की चेंजिंग नीड्स को चेंज नहीं कर सकती, एंड लीगल डिस्प्यूट्स को सेटल किया जा सकता है और मॉरल डिस्प्यूट्स को यू कैन नॉट सेटल। ये पूरा नेचुरल थ्योरी लिखने के बाद आपको लास्ट में दो नेचुरल लॉ के रूल्स बताने हैं, दैट इज नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ एंड ऑडी अल्ट्रम पार्टम। दीज आर द टू लैटिन मैक्सिम्स जो नेचुरल लॉ स्कूल में आते हैं। नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ मीन्स कोई भी आदमी अपने खुद के केस में जज नहीं हो सकता। अगर मेरे किसी रिलेटिव या मेरे किसी जानकार का केस चल रहा है, मैं उसमें जज नहीं बन सकती, बिकॉज आई विल गेट पार्शल। नंबर 2 इज ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम। इट मीन्स एक जज को इम्पार्शल होके दोनों साइड की बात बराबर सुननी चाहिए, चाहे उसको पहले ही पता है कि एक ये जो है ये दोषी है और दूसरा निर्दोष है, और कौन दोषी है वो जानता है, स्टिल उसको दोनों को बोलने का मौका देना चाहिए और दोनों को सुनना चाहिए। दैट इज ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम। ये दो आपके रूल्स हैं नेचुरल लॉ के। उम्मीद करती हूँ आपको नेचुरल लॉ स्कूल अच्छे से समझ आया होगा। Still if you have doubt you can listen it twice, thrice, and उसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है you can drop a message on 9953308400। It's my WhatsApp number। यहाँ पर आपको हर तरीके की हेल्प की जाएगी, चाहे वो थियोरेटिकल हो, चाहे वो आपको नोट्स चाहिए, प्रैक्टिकल्स हो, आपकी फाइल्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, वाइवा की तैयारी नहीं है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लॉ करने में फील कर रहे हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। We will help you in any way. Thank you so much. Stay tuned.